अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मैं भारत हूँ, भारत की आतम घाटा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। तो ये भाई मनोज की वीडियो है, क्योंकि काफ़ी रिकमेंडेड वीडियो सब भाइयों ने बोला है। तो देखते हैं भाई सबसे पहले वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। मैं भारत हूं, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी मां है। मैं भारत हूं, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूं, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूं और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूं। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करता हूं? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते और 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थीं, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीतती रहीं, मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मैसिडोनिया का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो पर्शिया और गंधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर विजयी हुआ। लेकिन अफसोस,
मेरे इतिहासकारों ने कभी इस झूठ को चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं यूनानियों से कि अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से वापस क्यों गया। सच ये है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस भी नोच नहीं पाया। पोरस ने उसके खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले ही वो आदिवासियों के हमले में मारा गया। वो कहानी तो सबने सुनी कि सिकंदर ने मरते हुए कहा था, मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखे जाएं ताकि संसार को पता चले कि सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वो हाथ खाली किसने किए थे। मैंने किए थे, मेरे पोरस ने किए थे। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोल भी घोड़ों पे चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की भेजी हुई पीढ़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त शिराएं पीड़ा से कराह उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लुटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गा के मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल। मेरा बेटा भगत अपनी बैरक में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नजदीक आती जा रही है। अंग्रेज ऑफिसर्स रॉबर्ट्स और बार्कर उससे मिलने आते हैं। कहते हैं, माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। भगत ने रॉबर्ट्स और बार्कर की बात मानकर अंग्रेज सरकार को चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, भारत मां का सिपाही हूं, मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की ये जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के तख्ते तक। और भगत, मेरा भगत, उसने सोचा मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी सही। भगत फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ये था मेरा वीर बेटा भगत। और मेरी बेटी जो दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए, लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। 25 बरस की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट के फेंक दिए, जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूं, बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। मैं भारत हूं। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई मैं भारत हूँ, भारत की आत्मा। तो देखा जाए तो भाई ये एक वो भारत
भारत हूँ, वो अपनी ज़मीन की एक दास्तान सुना रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि कहाँ से बिल्कुल ये सही बात काम है। स्टार्ट हुआ था भाई। एक सोने की चिड़िया थी, बिल्कुल। और आज भी देख ले वहाँ पे सोने के कितने ज़ख़ीरे हैं। बिल्कुल। और उस लिहाज से जब ये सोने की चिड़िया थी तो इसको बहुत बुरे तरीके से जो है ना वो लूटा गया, बहुत ज़्यादा। हिंदुस्तान में। बिल्कुल भाई। ठीक है। और किसी ने कसर नहीं छोड़ी, यहाँ से जो है ना वो माल भर भर के लेके गए हैं। गोरों ने जो है ना वो अपना फुल अपने आप को जितना वो उनको हाथ पड़ता था ना उतना वो यहाँ से लूट के लेके गए हैं। लेकिन फिर भी देख लो आज भी उस लिहाज से जो है ना वो वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। बिल्कुल है। भाई, लूटने वाले भी बिल्कुल, काफ़ी थे, लेकिन फिर भी भाई आप देख लें कि आपके सामने हर चीज़ है। सिकंदर वाली मिसाल उन्होंने बहुत अच्छी दी है, और उसमें बिल्कुल उन्होंने सही कहा था कि जब वो यहाँ से वापस लौटे थे और उसकी डेथ हुई तो बल्कि उसने अपनी एक वसीयत लिखी हुई थी कि जब, क्योंकि उसने पूरी दुनिया पे कह रहा है कि उसने हुकूमत की है, और जब उसकी डेथ हुई थी तो उसने एक वसीयत लिखी हुई थी कि मेरे हाथ जो है ना वो कब्र से बाहर रखना ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर जो है ना वो कुछ भी नहीं लेके गया। बिल्कुल। हाथ हाथ खाली खाली जाए तो सब लोग हाथ खाली होता है और हाथ खाली जाना पड़ता है। नहीं, तो असल में मैं लेकिन बताऊं। अच्छी मिसालें भी उन्होंने काफ़ी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई है, क्योंकि देखा जाए तो भगत सिंह भाई वो भी एक बहुत भगत सिंह बिल्कुल वो एक दलेरी का एक नाम है। जब भी आपको कोई किसी दलेरी के या एक भगत सिंह या एक देश भक्ति अगर किसी में देखनी हो तो वो सबसे पहले नाम उनका आता है, भगत कि सिंह, जिन्होंने जो है ना वो बगैर किसी खौफ के जो है ना वो फांसी के ऊपर चढ़ना जो है ना वो कबूल किया था। उस वक्त गोरों की हुकूमतें नहीं, गोरे यहाँ पे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दलेराना तरीके से जिस तरह देखा जाए इंडिया का तो ठीक है, मतलब कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उन्होंने एक आज़ादी भी हासिल की बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मैं तो इस बात से एक एग्री हूँ कि पाकिस्तान पर अंग्रेज़ ही रहते तो ठीक था, कुछ तरस तो उनको आता था ना। ऐसे तरस नहीं उनको बहुत आता है तरस भाई। नहीं गोरों ने जितने वो जुल्म किए हैं बेहतर ना, से थे, उन्होंने बहुत जुल्म किए हैं भाई। हाँ। आपने एक वीडियो देखी होगी, वो वो थी गुलाम पंजाबी, समझते हैं, अभी भी आपको वो गुलाम समझते हैं। वो पंजाबी मूवी थी भाई, आपने देखी भी होगी, गोरियां नु दफा करो भाई। उन्होंने वो सब कुछ वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि फिर भी अगर आप बोलते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर ये आपकी गलत फहमी है हमें भाई। तो उनके साथ ही घोड़ों पर रहना है। आना भाई, कोड़े मारना लोगों को, उनके साथ जुल्म करना, उनकी हर चीज़ लूट के ले जाना, ज्यादतियाँ करना, पता नहीं भाई क्या क्या होता इधर था। जो अंग्रेज थे ना उनकी तो आपको बहुत मिसालें भी दी जाती हैं कि उन्होंने आपको काफ़ी एक आपके जो दादा परदादा थे उनको ज़मीन भी ऑफर की है, लेकिन आप भाई वो वो भी फायदा नहीं लेते थे ना, चाहते थे। तो वो तो वो उस वक्त एवं की ना, उन्होंने- जब वो यहाँ से निकलने लगे थे उस वक्त उन्होंने बहुत माल इधर कुछ जो उसके जो समझते थे कि आप इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस वक्त उन्होंने लोगों को दिया था। नहीं तो पहले तो वो नज़दीक नहीं किसी को आने देते थे। बिल्कुल भाई, जुल्म करते थे बहुत ज़्यादा। बाकी अच्छी पॉइंट थी, एक अच्छा मैसेज था। बिल्कुल भाई, और बहुत अच्छा एक था। अपनी आप ये देख लें कि एक स्पेशल डे के लिए एक स्पेशल उन्होंने बनाई है, कविता बोल रहे हैं या आप जो भी इसको नाम दे दें, रियलिटी है लेकिन बहुत बिल्कुल अच्छी भाई, सब चीज़ है। कुछ भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।